नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह को दूर करने के लिए पर्यवेक्षक बनकर आए एआईसीसी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने बंद कमरे में एक एक कर जिला और महानगर अध्यक्षों से बात की। इस दौरान पुनिया ने नेताओं की बात सुनने के अलावा आगामी निकाय चुनाव और आम चुनाव के मद्देनजर पार्टी और संगठन स्तर पर की जा रही तैयारियों की फीडबैक भी लिया। साथ ही प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इन मुलाकातों और चर्चाओं के बाद पुनिया अपने 3 दिवसीय दौरे पर रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस भवन में बंद कमरे में केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने नेताओं को अनुशासन की घुट्टी पिलाई, लेकिन बाहर निकलते ही ये घुट्टी बेअसर हो गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधायक मदन बिष्ट ने बकायदा मीडिया के सामने बयान देकर फिर से प्रदेश प्रभारी को हटाने की मांग दोहराई है, लेकिन जिनसे ये मुद्दा शुरू हुआ था वो इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से बचते नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ मुलाकात का कुछ असर प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिलेगा या फिर पार्टी में रार यूं ही बरकरार रहेगी। देखिए, ये जो बीच में कुछ हलचलें टाइप की हुई, संगठन के बीच में मनमुटाव सा रहा, उस कारण इन्होंने पर्यवेक्षकों को यहाँ पे भेजा। पर्यवेक्षकों के सामने सभी विधायकों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी जिलाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन ये मुझे पता नहीं, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ कि मतलब भाई मैंने क्या रखी, लेकिन मैं सबकी बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ। देखिए, प्रभारी को किसी के साथ पार्टी नहीं करना चाहिए। प्रभारी हमारे स्टेट का प्रभारी है। ये नहीं कि वो 4 लोगों के साथ में रह के या 4 लोगों की बात को रह के उनका वो करे। और प्रभारी तो सबके लिए बराबर है ना कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए हमने तो ये हमारा तो यही कहना था कि भाई प्रभारी जब सीएलपी हटाया, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाया चुनाव हारने के बाद में, तो प्रभारी को क्यों नहीं हटाया? देखिए, कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है प्री प्लानिंग हो रहा है। ये सब कुछ पहले से तय था और एक गुट चाहता है कि उनके जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनको तुरंत हटाया जाए। वो गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक सीनियर नेता आए हैं पीएल पुनिया, उनके और पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं। वो बैठक कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, सबको एक साथ मिलाने की बात कर रहे हैं और बाहर आकर उनके पार्टी के नेता ही जो है गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभारी को हटाने की बात कर रहे हैं कि वो गुटबाजी बढ़ा रहे हैं। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है। ये गुटों में जो बटी हुई पार्टी रहती है, ये कभी इसके गुट खत्म नहीं होते हैं, बल्कि ये गुटों को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। उनको हवा देने के लिए ही इनके जो है इस तरीके से कार्यक्रम चलते हैं। कांग्रेस का हाल इससे भी बुरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ नेतृत्व को लेकर जो प्रतिस्पर्धा है इनके यहाँ वो चरम पर है। इसलिए कहीं भी किसी तरीके की सुलह नहीं हो सकती है। यही सवाल है कि जो पीएल पुनिया ने बंद कमरे में घुट्टी पिलाई थी, क्या उस घुट्टी का असर होगा या फिर नहीं होगा, और वो कितना असर हुआ है वो भी आपको देखने को मिल गया। आज किस तरह से देखिए, एक विधायक फिर सामने आकर अगर बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उस घुट्टी में ज़्यादा असर नहीं था। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सचिन गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर जीतराम आर्य पूर्व विधायक है कांग्रेस के, मनोज इस्टवाल वरिष्ठ पत्रकार है, अमरेंद्र बिष्ट आप प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले जीतराम आर्य जी आपका रुख कर लेते हैं। जीतराम आर्य जी, पीएल पुनिया ने एक बंद कमरे में सबको घुट्टी पिलाई, सबको बकायदा समझाया भैया ये सब देखो, ये सब लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है और तुम्हारी कोई समस्या हो बताओ। उन्होंने समस्या सुनी, उन्होंने समस्या बताई होंगी अपनी, उन्होंने बताया देखो ऐसे समस्याओं पर काम नहीं चलेगा, उन्होंने काफ़ी सारे बातें की होंगी, लेकिन फिर बाद में बाहर निकलकर विधायक मदन बिष्ट ने बकायदा कह दिया कि नहीं भैया हमें ये चाहिए नहीं, ये प्रभारी चाहिए ही नहीं। तो सर कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो बेअसर हो जाता है। फिर वही बात करें कि जो ये बयानबाजी से आपको नहीं लगता है बचना चाहिए ऐसे लोगों को, और कब तक इस चीज को छिपा पाएगी कांग्रेस? देखिए, माननीय प्रभारी जी जो केंद्र से पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और उन्होंने लगभग 400-500 लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात की, वार्ता की और उन 400-500 लोगों ने जो हमारे कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष थे, शहर अध्यक्ष थे, हमारे पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे, वर्तमान विधायक थे और हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी थे, लोकसभा के प्रत्याशी थे, तमाम जो कांग्रेस के संगठन है उनसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप में वार्ता की और उस वार्ता से उन्होंने
जानकारी हासिल की और उस जानकारी से, क्योंकि ये नहीं हुआ है कि क्योंकि 4-500 लोग मैं बता रहा हूँ, सबके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। अपने अपने विचारों को उन्होंने अवगत कराया होगा कि प्रदेश में जो कांग्रेस का जो हमारा चुनाव, आने वाले चुनाव में कैसे हमको जो नगर निकाय के चुनाव है उनमें कैसी तैयारी करनी है। हमारे जो लीडर्स हैं उनके जो सुझाव है उसको कैसे हमको संकलन करना है। तो ये तमाम चीज़ें, बातें आई होंगी और निश्चित रूप से जो हमारे पर्यवेक्षक थे आदरणीय पीएल पूनिया जी, वो इन बातों को नोट करके ले गए हैं और वो नोट करके उसको हाईकमान के सामने रखेंगे और जो भी उचित पार्टी हित में होगा वो और उसका परिणाम आएगा। निश्चित रूप से उसका परिणाम आएगा कि पार्टी हित में जो लोगों के विचार थे, उन विचारों के अनुरूप जो लोगों ने सुझाव दिए होंगे, जो लोगों ने वार्ता रखी होगी, उनके अनुरूप जो हमारा हाईकमान है उसको एक उचित दिशा निर्देश देगी, मार्गदर्शन करेगी और निश्चित उचित जो है समय पे उसका जो है, ताकि कांग्रेस को एक मजबूती मिले। हमारे जो वरिष्ठ नेता है, उन नेताओं की भी जो सुझाव है उनको भी उसमें रखा जाएगा कि हमारे जो तमाम सुझाव आ रहे हैं हमारे वरिष्ठ नेताओं से, उन सुझावों को भी संकलन किया जाएगा और उनका सबका एक सम्मिश्रण करके एक कांग्रेस की मजबूती के लिए सभी लोग जो है एकजुट होकर के काम करेंगे। आने वाले ठीक निकाय है। चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए, उसके लिए हम आगे की तैयारी ठीक के है लिए सर। कांग्रेस एकजुट होकर के आगे बढ़ेगी। सचिन गुप्ता जी, देखिए जी। सर, सवाल ये है सचिन भाई कि भाई इनके यहाँ भी पर्यवेक्षक है, आपके यहाँ भी केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं और वो भी आप लोग के साथ बैठक करेंगे, मिलेंगे और काफ़ी चीज़ों से रूबरू होंगे, बातचीत होगी। तो ये तो आते जाते रहते हैं, फिर इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? बीजेपी को क्यों लग रहा है कि नहीं, मतलब कांग्रेस एकदम ख़त्म हो गई है और ऐसा हो गया है? ये तो भाई, ये तो चलता रहता है सभी पार्टियों में। देखिए, अगर राजनीति पार्टी में कुछ उथल पथल होगी तो निश्चित रूप से जो है उसमें राजनीति होगी। अब अगर इनके पर्यवेक्षक आ रहे हैं या इनकी कांग्रेस की लड़ाई जो है चौराहे पे हो रही है, जग जाहिर हो रही है, इनकी खुद की पार्टी के अंदर जो है अलग अलग धड़ों में, अलग अलग गुटों के अंदर जो है अलग अलग अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है? और देखिए, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक संगठन हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो, उसका एक ध्येय होता है काम करने का। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जो मत रहा है वो रहा है कि सत्ता हमारा साधन, विकास हमारा लक्ष्य है। और इनका हमेशा मत रहा है कि बस सत्ता करो हासिल और किसी भी तरीके से जो है राम नाम जपना और पराया माल अपना। इस कारण से जो है ये जो इनकी लड़ाइयाँ हैं, अभी प्रदेश में ना इनकी सत्ता है, ना प्रदेश में इनके पास सत्ता आने का कोई दूर दूर तक कोई मुझे दिख रहा है कि इनके हाथ में कहीं सत्ता दिख रही है। लोकसभा चुनाव ये 100% इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः 5 सीटें यहाँ पे जीतने वाली है। उसके बावजूद भी जो है सत्ता का लोभ, पद का लोभ और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, हमारे प्रभारी जी भी आते हैं, सह प्रभारी जी भी आते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई विषय आता भी होगा, कोई बात भी होती होगी, तो वो प्रभारी जी के सामने गए, वो एक कमरे में गए और बात खत्म होगी, उसके बाद उसका समाधान भी हो गया। लेकिन यहाँ तो उल्टा प्रभारी को ही बैठक से गायब करा दिया जाता है। प्रभारी के ऊपर जो है बल्कि उल्टा जिस प्रभारी के नेतृत्व में आप बैठे हो, जो समस्या सुनने के लिए आ रहे हैं, उन्हीं को हटाने की बात इनके विधायकगण कर रहे हैं। तो ये पता चलता है कि कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में चलने वाली पार्टी है और ये किस तरीके से अनुशासनहीनता करते हैं, किस प्रकार से इनके और तो और इनके जो स्वयं घोषित इनके मुख्यमंत्री थे जो 2022 के चुनाव में थे, उन तक का बयान हमेशा चुनाव में चला है कि भाई मैं फील्ड में आ गया हूँ, मुझे जो है पानी दरिया में छोड़ दिया है और सारी चारों तरफ मगरमच्छ है और मेरे हाथ पांव बांध दिए गए हैं। इस प्रकार के बयान अपने केंद्रीय नेतृत्व के लिए, अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक के लिए, अपने केंद्रीय प्रभारी के लिए जो उपयोग करना, तो वो संगठन किस ओर जा रहा है ये सबको पता है। अमरेंद्र जी किस तरह से देख रहे हैं? अमरेंद्र भाई, पूरे देखिए जिस तरह से इस वक्त अंतर्कलह चल रही है कांग्रेस की, देखिए बार बार इस पर चर्चा हो रही है और ये चर्चा इसलिए भी खास हो जाती है कि कांग्रेस को थोड़ा अगर चर्चा हम लोग की सुने तो समझना पड़ेगा। देखिए कि इस चीज़ को नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर उनके लिए क्या घाटा हो सकता है, वो क्या खो सकते हैं। बार बार प्रभारी को हटाने की बात की जा रही है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि भाई जब चुनाव हारे तो उनको नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया गया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को हटा दिया, प्रभारी को क्यों नहीं हटाया गया? तो यहाँ पर बार बार प्रभारी की बात उठ रही है। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि भाई कि प्रभारी को नहीं हटाया जा सकता है और हम चाहे कुछ भी हो जाए? अगर एक
बंदे की वजह से पूरी कांग्रेस एक हो सकती है, तो उसको हटा के कांग्रेस एक हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? मुझे लगता है कि आपने सवाल जो पूछा, ये पुनिया जी जो यहाँ पर आए और उनको भेजा ही इसलिए गया है कि जा कर के वहाँ के नेताओं की जो नाराज़गी है उसको सुने, उसको टटोले। और आपने देखा कि मदन बिष्ट जैसे जो उनके विधायक हैं और उस खुलेआम बैठक से आने के बाद भी मीडिया में इस बात को बिल्कुल खुल कर के कह रहे हैं कि भाई इस तरीके का जब सबको हटाया जा सकता है तो जिन प्रभारी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में चुनाव हुआ और ये माना भी जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, उत्तराखंड में जो परंपराएं हैं तो सरकार बदलने की, तो ये माना भी जा रहा था। उसके बाद सरकार नहीं बनी, तो यदि उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, उसके लिए सीएलपी को बदला गया, तो उसके लिए उनको भी बदला जाना चाहिए था, ये बात उन्होंने कही। तो जाहिर सी बात है कि अब ये तय हो चुका है कांग्रेस के भीतर कि वहाँ पर जा कर के एक प्रभारी को बदलने की जो प्रक्रिया है उसको जो उनका नियम के तहत जो है उसको पूरा करके पर्यवेक्षक भेज करके उसको बदलने का काम अब हो रहा है। और इसीलिए उस बात पर इनका जो ये बयान है बिष्ट जी का, वो भी उस पर मोहर लगा रहे हैं। हालांकि बिष्ट जी के बयान को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि कुमाऊं में कांग्रेस के भीतर जो एक लॉबी है, एक बड़ी लॉबी प्रभारी जी इनके कांग्रेस के प्रभारी जी बना करके गए। उसमें उन्होंने रंजीत रावत, करण महारा और यशपाल आर्य को एक साथ मिला करके चले गए। ऐसे में मदन बिष्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति से यहाँ आए और अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, उनको कोई ऐसी स्थान नहीं मिला। हालांकि वो विधायक हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष है, उसके बावजूद भी उनको कोई ऐसा पद नहीं मिला जिसको वो चाह रहे होंगे, कि जिसकी वो अपेक्षा कर रहे होंगे। तो उनकी नाराज़गी उस रूप में भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, ये मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर ये देवेंद्र यादव की विदाई की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात कि कांग्रेस के लोग इस बात को बाहर आकर के कह दे रहे हैं, गुटबाजी जो है उसको खुले मंचों से कह दे रहे हैं। तो इस पर हम पहले भी कई बार आपके साथ ही चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस की तो ये परंपरा है, उन लोगों को जब तक वो अपने घर की बात को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर न कह दें, जब तक वो चौराहे पर आकर के अंदर जो है उसको बक न दे, तब तक शायद उनको चैन आता नहीं है। तो ये मदन बिष्ट जी के इस बयान को उसी रूप में देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि अब पानी बहुत बह चुका है, कांग्रेस बहुत कुछ खो चुके हैं। तो अब यदि उनको वापसी की कोई उम्मीद अगर बधानी होगी, तो जाहिर सी बात है कि इन सबको इस तरीके की बयानबाजियां छोड़ करके और सबको मिल करके, ये जितने भी अलग अलग गुट है, जितने नेता उतने गुट, तो सब एक मंच पर आएंगे तभी कुछ बात बनेगी। वरना तो सचिन भाई ने कह ही दिया है कि 2024 में भी वो 5 सीटें जीतने वाले। ठीक है, मनोज इस्टवाल जी। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अब चर्चा देखिए यहाँ पर इसलिए भी खास हो जाती है। मनोज इस्टवाल जी, पीएल पुनिया आते हैं पर्यवेक्षक के रूप में, एक बड़े नेता हैं, वो आते हैं, समझाते हैं, तो कम से कम पर्यवेक्षक की इज्जत रखनी चाहिए। लेकिन जैसे कि अमरिंदर भाई ने भी कहा कि जिस तरह से एक लॉबी बनी हुई है एक तरफ, उस लॉबी में अगर आप एक वरिष्ठ विधायक को, मतलब जो विधायक है उनको नहीं शामिल करते हो, और फिर आप उनकी बीबी भी भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें शामिल नहीं करते हो, तो एक अनदेखी भी की गई है यहाँ पर, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। एक अनदेखी भी की जा रही है कहीं ना कहीं, तो वो अनदेखी भी ना हो। देखिए, वरिष्ठ हैं तो वरिष्ठ रहते हैं, आप उनको एकदम से आप दूध से मक्खी की तरह नहीं निकाल सकते हैं। उनको साथ में लेकर चलेंगे तो शायद बेहतर हो सकती है चीज़ें। तो ये जो बंद कमरे में मीटिंग हुई, उसके बाद फिर मीटिंग के बाद आते हैं मदन बिष्ट जी आते हैं और फिर अपना बयान दे देते हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या अभी कुछ सही होने वाला नहीं है? और मेरे ख्याल से जब तक अगर प्रभारी हटा दिए जाएंगे तो फिर भाई प्रदेश अध्यक्ष भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भाई दोनों लोग की काफ़ी बनती है। तो किस तरह से देख रहे हैं पूरी चीज़ों को आप? देखिए, जहाँ तक मदन बिष्ट जी की बात है, मदन बिष्ट जब दयाल सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली में अध्यक्ष थे, छात्र राजनीति कर रहे थे, तब मैं भी राजनीति में था और मैं लोकदल दिल्ली प्रदेश का युवा मोर्चा का महासचिव हुआ करता था। मदन बिष्ट जी की राजनीति को, छात्र राजनीति को बहुत करीब से जानता हूँ, और यकीनन मदन बिष्ट का एक भभका हुआ करता था उस समय छात्र राजनीति में। ऐसा नहीं है कि आज मदन बिष्ट का वो जो ऑरा है वो कांग्रेस के केंद्र में या केंद्रीय संगठन को पता नहीं है,
लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पूनिया जी आए हैं प्रभारी बनकर, उनसे बड़ा औरा तो हरीश रावत का केंद्र में रहा है। स्वाभाविक तौर पे जो कांग्रेस के छितराने की, कांग्रेस के विघटन की और जो उन पे आरोप लगते रहे हरीश रावत जी पे कि साहब परिवारवाद की राजनीति है, यहाँ कहीं ना कहीं जो अलग अलग मुंह निकल रहे हैं बाहर, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि देखिए 3 अध्यक्ष ये प्रभारी के दौर में बदले गए, लेकिन प्रभारी नहीं बदला गया। और जो मदन मिश्र का सीधा सीधा आरोप प्रभारी पे है या फिर प्रदेश संगठन पे है, उनका इशारा भी सीधा सीधा यही है कि क्या रबर मोहर की तरह प्रभारी यहाँ काम करते रहेंगे और इससे कांग्रेस का भला हो जाएगा। ये बड़ा दुखद सब्जेक्ट भी है। मुझे लगता है कि इस समय शिकायतों का बहुत बड़ा पुलिंदा पूनिया अपने साथ लेके गए होंगे, क्योंकि कांग्रेस ऊब चुकी है। कांग्रेस के विभिन्न मोर्चा, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो जिले में हो या फिर ब्लॉक में हो, ब्लॉक स्तर तक के जितने भी इनका संगठनिक ढांचा है, उसमें कहीं ना कहीं दरारें हैं जिनको भरने में बीजेपी जैसी अनुशासन की आवश्यकता है। कांग्रेस कभी अनुशासित रही है ये मुझे दिखता नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसको बोलती है कि जी हमारी पार्टी में खुलकर बोलने की आज़ादी है। अगर ये खुलकर बोलने की आज़ादी है तो भैया फिर अनुशासन के बिना दल कैसे चलता है? आज और बीते कल में बहुत अंतर आ गया है। आज एजुकेशन बहुत ऊपर पहुंच गया है। तब पढ़े लिखे लोग कम होते थे, पहले गांधीवादी विचारधारा के लोग ज़्यादा हुआ करते थे और गांधीवादी विचारधारा को कांग्रेस से जोड़कर देखा जाता था। अब पढ़े लिखे लोगों को फिर सोशल प्लेटफॉर्म में इतना कुछ सिखा दिया है कि वो सब जान गए हैं कि क्या राजनीति होती है और किस तरीके से राजनीति प्रदेश में की जा रही है। यहाँ मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं प्रभारी के बदलने के संकेत हो सकता है मदन मिश्र दे चुके हों या दे रहे हों। ठीक है, जीतराम आर्य जी, प्रभारी को बदलने के संकेत हो सकता है मदन मिश्र जी दे रहे हो या दे सकते हैं? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संगठन को एक करना है तो एक आदमी को अलग करना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में बात यह है कि जो मनभेद है और मतभेद हैं, ये दोनों चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाएगा? क्या इसका भी आप लोगों को या क्या कोई घुट्टी पिला कर गए, कोई ऐसी टैबलेट देकर गए कि नहीं भैया देखो मनभेद कैसे सही करना है? देखिए मतभेद नहीं हो सकता है, मनभेद जरूर हो सकता है किसी के मन में, क्योंकि हमारे कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नेता हैं, वरिष्ठ लीडरशिप है और उनके सुझाव को भी, क्योंकि अभी हमारे पर्यवेक्षक आए दिल्ली से और उनके पास सब सुझाव पहुंच चुके हैं। उन सुझावों पे हाईकमान कोई उचित निर्णय लेगा, क्योंकि हमारा हाईकमान उसको, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहने से वो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाईकमान जितने भी जो लोगों के विचार होंगे, 400-500 लोगों के जो मेजोरिटी का जो विचार आएगा, निश्चित रूप से उस पर हाईकमान अपना निर्णय लेगा और जो भी उचित होगा पार्टी हित में, जो भी उचित होगा प्रदेश हित में, उस तरह के फैसले पार्टी का हाईकमान लेगा। और वो इंडिविजुअली, क्योंकि इसीलिए इंडिविजुअली कहा गया कि अलग अलग विचारधारा, जब काफी लोगों के एक जैसा भावना होगी तो उसको लेकर के उस पर निर्णय लिया जाएगा। हाईकमान निर्णय लेगा उसमें कि किस तरह से जो है पार्टी को मजबूती का प्रदान करने और जनहित के कार्यों को हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, जीतराम और प्रदेश सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए कांग्रेस की मजबूती के लिए जो भी उचित फैसला होगा वो हाईकमान लेगा, क्योंकि उसमें मेजोरिटी का एक सवाल और है सर एक सवाल और, ये छोटा सा सवाल ये है कि अभी वरिष्ठ पत्रकार है मनोज इस्टवाल जी ने एक बात कही है और बड़े पते की बात कही है कि हरीश रावत जो है पीएल पुनिया से भी सीनियर है और उनकी पैठ तो केंद्र में पीएल पुनिया से भी ज़्यादा है। बावजूद इसके क्या हरीश रावत नाकाम रहे अपने ये जो लोग हैं आप लोग के यहाँ इन लोगों को समझाने में, इनको समझाने में, चाहे फिर महाराज जी हों, चाहे फिर प्रीतम सिंह हो, चाहे कोई भी, इनको समझाने में क्या कहीं ना कहीं हरीश रावत नाकाम रहे, इसलिए पर्यवेक्षक को आना ज़रूरी हो गया? वरना वो तो सीनियर थे, अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती तो वो समझा सकते थे। आखिर ऐसा क्या मतलब वो हो गया कि नहीं भैया हमको पीएल पुनिया को भेजना पड़ेगा? हरीश रावत तो आपको, मुझे तो मालूम है पंजाब के भी प्रभारी हुआ करते थे,
वो तो कई जगहों के प्रभारी हुए हैं, तो उनको तो मालूम है इस तरह की राजनीति को हमें कैसे सुलझाना है। वो तो बड़ा उनके लिए तो चुटकियों का काम था। बिल्कुल, उनके भी सुझाव लिए गए होंगे जो हमारे केंद्र से पर्यवेक्षक आए थे पीएल पूनिया जी, क्योंकि प्रदेश के उत्तराखंड के जो उत्तराखंड की बात थी, इसलिए बाहर से वहां से दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे गए और निश्चित रूप से उन्होंने माननीय हरीश रावत जी के, क्योंकि वो वरिष्ठ लीडर हैं, उनका भी सुझाव लिया होगा और उनके सुझावों को भी संकलन करते हुए जो हमारे 400-500 लोगों के सुझाव होंगे, उसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं के सुझाव होंगे, माननीय प्रीतम सिंह जी के सुझाव होंगे, हरीश रावत जी के सुझाव होंगे, माननीय यशपाल आर्य जी के सुझाव होंगे, तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता होंगे, सबके अपने अपने सुझाव सबने बताए होंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ना है, किस तरह से जो सरकार की विफलताओं को हमको उजागर करना है, किस तरह से हमको संघर्ष करना है, आगे के लिए संघर्ष करना, उन सब चीजों पे वार्ता करके उचित निर्णय जो है हाईकमान लेगा। और ये ऐसा नहीं है कि किसी की अनदेखी हुए हुए उन्होंने जो ठीक है है सर, तमाम हमारे वरिष्ठ ठीक है, नेताओं की भावनाओं से भी ठीक है। अवगत हुए होंगे और सचिन उससे भाई, सचिन भाई देखिए सवाल ये है जी। कि यहाँ पर देखिए अभी जीतराम आर्य जी कह रहे हैं कि सुझाव होंगे, ठीक है, पीएल पुनिया आए थे, सुझाव लेकर गए होंगे, वहाँ पर सोनिया गांधी होंगी, प्रियंका गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे, यही 3 लोग डिसाइड करते हैं, और खड़गे जी होंगे, तो वो लोग डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। अब सवाल ये है कि जो सुझाव होंगे उस सुझाव में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी बात कही गई होगी, कहीं ना कहीं उसमें प्रभारी को लेकर भी बात की गई होगी, जो उनके ग्रुप वाले होंगे वो उनके लिए सुझाव देकर गए होंगे कि नहीं जी ये नहीं कर रहे हैं, ये काम अच्छा कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में कैसे उन सुझावों पर मुहर लग पाएगी, कैसे ये लोग एक निर्णय पर पहुंच पाएंगे? सवाल तो यहाँ पर ये है, कैसे एक निर्णय पर पहुंच पाएंगे? देखिए, अभी तो मुझे इसी बात पे संशय है कि केंद्र में जाकर क्या होगा, क्योंकि अभी तो केंद्रीय जो है राहुल गांधी जी जो है पूरे देश में जिस प्रकार से उनका युवा नेतृत्व उनके हाथों से निकल रहा है, राजस्थान में खुद उनकी सरकार, उनके उप मुख्यमंत्री जो है धरने पे अपनी सरकार के खिलाफ बैठे हैं, तो वही उनकी नाक में जो है दम करे बैठे। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो फिलहाल इनके इस लड़ाई को लेकर जो है इसमें कोई निर्णय लेंगे। लेकिन मेरी जो जितनी बातें भी निकल के आ रही है कांग्रेस के पर्यवेक्षक को लेकर, तो मुझे तो नहीं लगता है कि उत्तराखंड के कांग्रेस के किसी नेता ने सुझाव दिया होगा। मुझे तो लगता है कि शिकायतों का एक बहुत बड़ा पुलिंदा हर नेता ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए जरूर जो है बनाकर भेजा होगा उनको। और जहाँ तक बात आ रही है कि कांग्रेस में जो है अब सब कुछ ठीक करने के लिए जो है पर्यवेक्षक आ रखा है, तो जिस पर्यवेक्षक के आने के बाद उनके दल के विधायक, गिने चुने विधायक है, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे विधायक कांग्रेस के पास उत्तराखंड के अंदर है, गिने चुने विधायक है, उनमें से वरिष्ठ विधायक निकल के बाहर यादव जी को, देवेंद्र यादव जी उनके प्रभारी, उनको हटाने की बात रखते हैं। तो यही अपने आप में सबसे बड़ा अनुशासनहीनता है, जो दर्शाते ही कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और भविष्य में भी क्या ठीक होगा ये भविष्य के घर में, लेकिन वर्तमान में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई रास्ता उत्तराखंड के अंदर इस लड़ाई को शांत करने के लिए कोई केंद्रीय पर्यवेक्षक या केंद्रीय नेतृत्व उनका कुछ कर पाएगा इसमें। ठीक है, अमरेंद्र जी अभी आपके पास हम थोड़ी देर में आते हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। विधायक मदन बिष्ट ने बकायदा मीडिया के सामने फिर से एक बयान दे दिया कि भैया प्रभारी ठीक नहीं है, प्रभारी से वो संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं। और इधर पीएल पुनिया बंद कमरे में उनको घुट्टी भी पिलाए थे कि भैया देखो ऐसा है कि कोई इस तरह की बात मत करना, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर बताइए, हम उसको लेकर जाएंगे और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके सामने रखेंगे, फिर उस सारी परेशानियों का हल निकाला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि फिर बाद में मीटिंग के बाद आप बाहर आइए, फिर बयान दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी असहज हो जाती है। ठीक है, अमरेंद्र बिष्ट जी देखिए, भाई साहब सचिन गुप्ता हों या फिर अब क्या नाम है जीतराम आर्य जी हों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी थोड़ा संगठन से मजबूत है। लेकिन अगर बीजेपी ये सोच रही है संगठन से मजबूत है, तो हम क्या नाम है लोकसभा चुनाव में जो है हम यहाँ की सारी लोकसभा सीटें जीत लेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि अभी इसमें थोड़ा थमना चाहिए? कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि हल्के में है या फिर और भी कोई पार्टियां हैं ही नहीं, कांग्रेस भी हल्के में, ठीक है लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनके यहाँ, लेकिन चुनाव तो लड़ाई करेंगी कांग्रेस, और जो इसके वोट बैंक है वो तो पाएगी ही पाएगी। और जितने अभी सब कांड हो रखे हैं इधर उधर बीजेपी के तरफ से, तो क्या उसका भी तो असर पड़ेगा? ये तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं आप जितनी सीटें हम ही को मिल जाएंगी? अब
तौर पर सचिन भाई का जो कॉन्फिडेंस है, हो सकता है वो उनका जो मजबूत संगठन है उसको लेकर के है। वो भी जानते हैं कि उनकी पार्टी एक मजबूत संगठन के साथ आगे बढ़ती है। और जहाँ तक आपने मुद्दों को लेकर के बातचीत की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सब इस बात को मानेंगे कि उत्तराखंड में जिस तरह से पिछले कुछ समय से, खासकर अगर एक साल देखेंगे, तो वो एक बड़ी असफल सरकार का एक असफल कार्यकाल है। जिस तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो परिस्थितियाँ पैदा हुई है, जो पेपर लीक को लेकर के जिस तरीके के मामले सामने आए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन चुनाव को लेकर के हर दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम लोग हों, उत्तराखंड क्रांति दल हो, जो भी दल राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो इस उम्मीद के साथ काम करते हैं कि उनका चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो और इससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी कुछ वोट परसेंटेज होगा, तो अब देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी वोट परसेंटेज में उत्तराखंड में कोई बहुत पीछे नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये अंतर थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन आप विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि 1-2% का ही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, बल्कि इतना भी नहीं है, 1% का ही अंतर होगा। तो जाहिर सी बात है कि सभी दल अपने अपने लिए काम करते ही हैं और करना भी चाहिए। तो कांग्रेस को लेकर के ये बात, कांग्रेस और बीजेपी का ये बड़ा फ़र्क है कि बीजेपी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस स्वयं को नेताओं की पार्टी समझ करके आगे चलती है। और आप देखते ही हैं कि कांग्रेस में जितने भी झगड़े हुए होंगे वो नेताओं को लेकर के हैं, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के कभी झगड़े नहीं हैं। वहाँ पर नेता आपस में लड़ते हैं, जिसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है। अब इसी उदाहरण को ले लीजिए, आप विधायक हो गए, आपकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई, और इसी तरीके से प्रीतम सिंह जी विधायक हैं। हर लड़ने वाला, पार्टी के भीतर हर गुटबाजी करने वाला, पार्टी के प्रभारी पर, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर इल्ज़ाम लगाने वाला व्यक्ति किसी न किसी पद पर बैठा है। तो जाहिर सी बात है कि उनको ये लगता है कि उनकी जो साख है वो अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा करके ही बनेगी। अगर मदन बिष्ट जी अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा नहीं करते तो शायद हम इस डिबेट में नहीं बैठे होते। आज डिबेट का विषय हो सकता है कुछ और होता। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस के लोग जो गुमनामी में हैं वो अपने आप को चमकाने के लिए भी इस तरीके के बयानबाजी कर देते हैं अपनी पार्टी में। तो एक तो ये बात है। तो कांग्रेस में कुल मिलाकर के अब जो मनोज भाई ने कहा कि गांधीवादी, पहले लोग गांधीवादी विचारधारा से जुड़े होते थे, तो एक पूरी पीढ़ी थी जो चल रही थी अभी 5-7 साल पहले तक। अब वो पीढ़ी अब चले गई। वो आंदोलन के दौरान के जो लोग थे वो दिवंगत हो गए, तो अब वो वोटर नहीं बचा। दूसरा, उस गांधीवाद को और गांधी की विचारधारा को समझने वाली पीढ़ियां पैदा नहीं हो रही हैं, अब नई पीढ़ियां पैदा हो रही हैं। तो इसलिए अब वोटर बदला है, तो उसका लाभ भी बीजेपी को या अन्य दलों को मिल ही रहा है। तो कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। मनोज सिस्टवाल जी, देखिए कई सारी बातें हैं जो अमरेंद्र भाई उनने कही है, सारी बातें देखिए पॉइंट की, उसमें समझना होगा कि आज जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस के अंदर जो बयानबाजी हो रही, ये बयानबाजी हम नहीं, ये बयानबाजी पेपर के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आम जनता तक तो पहुंच ही रहा होगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और उनके इलाके के, जैसे मदन बिष्ट जी बयान दिया, तो उनके इलाके के लोग ज़रूर सुन रहे होंगे, उनके अपने लोग ज़रूर सुन रहे होंगे। तो जनता पर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे एक इफ़ेक्ट पड़ा था जब लाठीचार्ज हुआ था, तो ऐसा लग रहा था बीजेपी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं नीचे आ गया था, इसमें दो राय नहीं है, वो ग्राफ नीचे आ ही गया था। और लेकिन बीजेपी ने उसको कवर कैसे किया? इन लोगों ने बयानबाजी जिस तरह से की है अपने पार्टी के खिलाफ, इन बयानबाजियों ने बीजेपी को अपने आप में कवर कर लिया है। बीजेपी ने ये दिखा दिया कि इनके पास मुद्दे ही नहीं है, ये अपने में लड़ाई कर रहे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है जी, हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर 3-4 महीने तक उसी में घपाचोल होता रहेगा इनका। और फिर जब ये आई थी तो हमने कहा था अब इस मुद्दे को लेकेगा, ये पूरा होता रहेगा। जनता के मुद्दे कहीं नहीं है। जनता के मुद्दे जब आप बाइट लेने जाएंगे और जब आप उनसे कहेंगे जी जनता के मुद्दे गायब हैं, तो कहेंगे नहीं जी, देखिए हम तो महंगाई बेरोजगारी की बात कर ही रहे हैं, ये कम नहीं कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है सर।
हम भी चाहते हैं ना कि विपक्ष जो है सड़कों पर उतरे, दिखे, और जब वो बात करेगी जनता की। मैंने कहा ना कि ग्राफ नीचे गिर गया था क्योंकि उस वक्त विपक्ष इन पर ज्यादा हावी था। एक समय ऐसा हो गया था कि कांग्रेस बहुत हावी हो गई थी बीजेपी पर, बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। आपने देखा होगा जिस तरह से बैकडोर भर्ती मामले में इनको लोगों को हटाना पड़ा, जितने बैकडोर भर्ती किए थे लोगों को हटाना पड़ा। ये दबाव था कांग्रेस का, ये अपने मन से नहीं हटाए थे, ये कांग्रेस का दबाव था, हटाना पड़ा इनको। लेकिन क्या हुआ, आज ये राहुल गांधी और ये जो सरफुटव्वल है, इसके बीच में बीजेपी ने भी इनको उलझा दिया। अच्छा, बीजेपी दांव बहुत अच्छा खेलती है, कहे कि भैया ये लो लॉलीपॉप, अब तुम इसको बैठकर चूसो 3-4 महीने, उसके बाद दूसरा लॉलीपॉप हम तैयार कर देंगे, वो भी देंगे, फिर उसको बैठकर तुम चूसना। मनोज इस्टवाल जी। देखिए मनीष, अभी अमरेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इतना अंतर बार है, ये अंतर बहुत बड़ा होता है। कार्यकर्ता ही एक नींव होता है पूरी पार्टी खड़ी करने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं कि राहुल गांधी पर जो इन्होंने सर फुटबॉल किया कांग्रेस ने, ये अपने पक्ष में खड़े किए हैं इन्होंने जनता को, और भाजपा चुपचाप इतने टाइम तक देख रही है, कांग्रेस की सारी बातें सुन रही है, रिवर्स में वो आक्रामक नहीं है। क्या इसे ये रणनीति का हिस्सा नहीं है? भाजपा भले से जानती है कि किस तरीके से कांग्रेस के माध्यम से ही मैसेज कन्वे हो जनता तक, ताकि जनता समझ सके कि क्या कांग्रेस वास्तव में या राहुल गांधी वास्तव में प्रधानमंत्री पद के लायक हैं। ये बड़ी बात है। ऊपर से अब ये है कि आप, ये बात आई थी कि भाई लोकसभा चुनाव बिल्कुल 2024 में मुआने पे खड़े हैं, ऐसे में क्या भाजपा को बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए कि उनकी 5 सीटें आ रही है सांसद की? मुझे लगता है भाजपा की रणनीति, कूटनीति और राजनीति से पार पाना फिलहाल तो कांग्रेस की बस की बात नहीं है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा, ये तो लोकसभा चुनाव है तो मोदी के नाम से लड़े जाते हैं। विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि इस समय कांग्रेस फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। कहाँ खड़ी मिली कांग्रेस? बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो बारीकी से एक एक चीज को समझता है। कांग्रेस में यही है कि राजनेता बहुत है, बुद्धिजीवी भी है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ राजनेता है और बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धिजीवियों की एक बड़ी जमात है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं हो पाती ये समझ में नहीं आती। क्योंकि जो संगठन में शीर्ष नेतृत्व में है, कंस्ट्रक्शन में, वहाँ कंस्ट्रक्शन की कमी में जो गारा, रेता, सीमेंट सब मिलाना पड़ता है और उसको भरना पड़ता है, वहाँ कमी है। वहाँ उसकी दीवारें खोखला करने के लिए जो चिपकाई जाती हैं ईंटें आपस में एक करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा किया जाता है जिस संगठन को, वहाँ उसी दिन से उसकी जड़ खोदने की कोशिश होती है दूसरे बड़े नेता की। कहीं ये आगे ना पहुँच जाए, कहीं ये इधर से ना बढ़ जाए, कहीं ये इधर से ना बढ़ जाए। यही एक कमी है कांग्रेस के संगठन में कि वो किसी को पनपता हुआ देखना पसंद नहीं करते। आप देख रहे होंगे गोदियाल जी को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उनके बेस पर लोकसभा चुनाव लड़े गए थे और वो अपनी सीट गंवा दिए। उनकी सीट किसने हराई थी ये सब जानते हैं। ठीक है, प्रीतम सिंह अलग थलग पड़े हैं, यशपाल आर्य की ये स्थिति है, हरक सिंह रावत कहीं नहीं दिख रहे। ठीक है। जीतराम आर्य जी, देखिए जीतराम आर्य जी, देखिए सवाल ये है सर कि आज ये बीजेपी बड़े उससे कह रही है कि नहीं भाई 5 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि कॉन्फिडेंस आप लोग दे रहे हैं, और अगर आप लोग कॉन्फिडेंस देंगे तो ये कॉन्फिडेंस पे और लबरेज हो जाएंगे। और जिस तरह से चीज़ों को उलझाया जा रहा है, ये आप लोग को उलझा रहे हैं सर, और जब उलझ रहे हैं आप लोग तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि फिर कांग्रेस कैसे लड़ेगी। आपके यहाँ जैसा कि अभी मनोज इस्टवाल जी ने, अमरेंद्र भाई ने कहा कि नहीं, नो डाउट आपके यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बड़े नेता हैं, लेकिन वो अब धरातल पर उस तरह से दिख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेता के अंदर गुटबाजी हो गई है। जब नेताओं की गुटबाजी खत्म, देखिए कार्यकर्ताओं की गुटबाजी समझ में आती है, क्योंकि नेता अगर बड़ा है, कार्यकर्ताओं की गुटबाजी होगी तो उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन नेताओं की गुटबाजी कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है, सब शीर्ष नेतृत्व हैं,
उनको कैसे, और उनको खत्म नहीं करेंगे तो मुहाने पर सर चुनाव खड़ा है, फिर वो चुनाव कैसे जीतेगी कांग्रेस, और फिर जनता के बीच में क्या लेकर जाएगी, क्या मैसेज लेकर जाएगी जनता के बीच में? सवाल तो ये है। देखिए, कांग्रेस के जो हमारे विचारधारा है, जो कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता है, मेनली जो पार्टी, कोई भी पार्टी होती है, उसका जो सबसे बड़ी ताकत है उसका कार्यकर्ता होता है। और हमारा कार्यकर्ता क्षेत्र में बहुत मजबूती से खड़ा है, वो बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रहा है, और जनता को पास जाने और जनता को जो सरकार की विफलताएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए हमारा कार्यकर्ता सक्षम है। जहां तक हमारे लीडरशिप की बात है, लीडरशिप हमारी एक ही लीडरशिप है, हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप होती है, और राष्ट्रीय लीडरशिप का जो आदेश होता है वो सबको सब मान्य होता है। आपने देखा होगा, कल पर्यवेक्षक आए थे तो हमारे कोई नेता बाहर नहीं थे, सब नेता उनसे आए, उनसे मिले, उनसे अपनी बात रखी, उनके बात कहा। अब ठीक है, जो आपके अपने सुझाव, हमारे वरिष्ठ नेताओं के सुझाव हो सकता है कि कोई ये जो हमारा संक्रमण पीरियड है, या हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे युवा नेता हैं, उनके उसमें जो है वो विचारों में थोड़ा सा अंतर आ रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो अंतर आ रहा है वो कांग्रेस की मजबूती के लिए ही सुझाव हमारे लीडर दिए। किसी ने डॉक्टर ये नहीं साहब, कहा अपने आप प्रवक्ताओं को गुटबाजी तो की सुधार बात करें, दीजिए हमारे पहले। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, हम्म, हमारे कांग्रेस में कोई गुटबाजी की बात नहीं है। सुझाव जरूर आते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो एक सुझाव हर नेता की तरफ से जीत आते राम हैं, उन मार्जी कुछ कह रहे हैं, सुझावों कुछ का कह रहे हैं, काम मनोज है इस्टवाल जी उन कुछ कह रहे हैं, सुझावों जीत को राम मार्जी। हमारे जो हाई कमान है उन सुझावों ठीक पे है। उसमें मनन करे, ताकि वो प्रदेश हित और जनहित में उन सुझावों का अ, हम इम्प्लीमेंट मनोज कर सके। इस्टवाल जो जी को अच्छे और जीत राम सुझाव है मार्जी को उनको दो विंडो में कर लीजिए। कुछ कह रहे हैं, मनोज इस्टवाल जी कुछ कह रहे डॉक्टर हैं। साहब, मैं ये कह रहा था, जितनी सुलझी हुई बात आप कह रहे हैं, यकीनन काश आपके प्रवक्ताओं को भी इतनी सुलझी बात करनी आती, तो जो टीवी चैनल पे डिबेट देखने वाली जनता है उन तक खूबसूरत मैसेज पहुंचता। यहाँ तो कई प्रवक्ता आपके ऐसे हैं जो हमें ही सिखाना शुरू कर देते हैं, एक पत्रकार के रूप में जो हम पूरी आबो हवा ढूंढ रहे हैं, हमें ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि आप फलानी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप फलानी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमें भी प्रवक्ता बना देते हैं। आप जैसी सुलझी बात करने वाला बुद्धिजीवी भी कब क्या कहते हैं, ऐसी टीवी चैनल्स पे आके इतनी शांति शांति के साथ अपने विचार रखेगा, जो जनता के मन मस्तिष्क में एक वो बनाएगी, धारणा बनाएगा कि हाँ भाई, कांग्रेस बिखरी नहीं है, संक्रमण काल से उबर गई है। निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूँ, जो हमारा जो कांग्रेस का जो है, हमारा हो सकता है कि नई पीढ़ी और हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं उनमें कुछ विचारों में अंतर आ रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो अंतर आता है, जो विचार आते हैं, देखो ऐसा करते हैं कि आग का आविष्कार भी जब दो पत्थर लड़े थे तो चिंगारी पैदा होती है, और चिंगारी में प्रकाश आता है, और उस प्रकाश में उजाले में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जो है विचारधारा है, जो सुझाव आ रहे हैं, उन सुझावों को संकलन करना हाई कमान के लिए हमारा बहुत आवश्यक है, और उन सुझावों का जो अच्छे सुझाव हैं उनको संकलन करने, ताकि कांग्रेस मजबूती से एकजुट होकर के पूरे प्रदेश जनहित में काम करे और प्रदेश हित में काम करे। जो सरकार की विफलताओं को है उसको आगे लेकर के जनता के मुद्दों को आगे करके जो है, और सरकार की विफलताएं हैं, जो सरकार ने जो वादे किए थे, जो जनता को छलने का काम कर रहा, ठगने का काम किया, उसको मजबूती से कांग्रेस आगे ला करके उसको लड़ने का काम करेगी और धरातल करेगी। इसीलिए ये गुटबाजी नहीं है, वो सुझाव है। अन्यथा भले ही कोई राजनीतिक पार्टी उसको ये लेगी, भाई कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, ठीक है, फलाना गुटबाजी है, फलाना ठीक है। कोई गुट एक नहीं है। एक एक कांग्रेस एक के जीत अंदर राम एक मार्जी, ही एक गुट छोटा है, सा सवाल है और वो सर। कांग्रेस का गुट ठीक है, है, वो जनता का गुट ठीक है, और उसका ठीक है। संकलन करना, उसको जीत इकट्ठा राम मार्जी, करना एक छोटा सा सवाल हमारे है सर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं उसको जीत करेंगे, राम मार्जी, और निश्चित रूप से कांग्रेस जीत मजबूती राम के मार्जी, एक साथ छोटा आगे सा आएगी। सवाल सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने कहा कि जी आपके जी चाहे जितना भी कुछ क्यों ना हो, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है सर, काम कर जी रहे हैं, लेकिन सर सवाल ये है कि ये जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता जो है ये गुटबाजी का हिस्सा हैं, ये वही कार्यकर्ता हैं जो गुटबाजी का हिस्सा हैं। ये काम करेंगे तो ये चाहेंगे कि हमारे जो नेता हैं उनके लोगों को टिकट मिले और हम उनके लिए काम करेंगे। जो अलग गुटबाजी है वो कह रहा होगा कि भाई हम अपने लिए काम करेंगे। तो इनमें भी क्लेश है सर, जब तक ऊपरी सही नहीं होगा तब तक नीचे कैसे सही करेंगे? बात तो यहाँ पर ये है। देखिए मैं बताया कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, सुझाव जरूर है।
मान हमारे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी अपना सुझाव देते हैं, यशपाल आर्य जी हैं या प्रीतम सिंह जी हैं या करण मेहरा जी हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं ठीक वो है। अपना अपने स्तर से सुझाव ठीक देंगे है, और सचिन गुप्ता। हाईकमान उसको मैं कहा संकलन का सचिन काम गुप्ता करेगी। जी, हमारे ठीक है। कार्यकर्ता सचिन तो गुप्ता जी, मजबूती देखिए सवाल, कार्यकर्ता गुटों में नहीं बटा हुआ है। ठीक है सर, कार्यकर्ता जानता है कि हमको जनहित के लिए लड़ना है और सरकार की विफलताएं जो है ठीक है, उससे जो जनता त्रस्त है उन चीजों को हमको जनता के बीच में उन चीजों को लाना है। तो ठीक है, हमारा कार्यकर्ता किसी नेता से बटा हुआ नहीं ठीक है। है सर। हमारा फाइनल कमेंट की तरफ लीडरशिप बढ़ते हैं। एक ठीक है है, सचिन गुप्ता जी, सर कांग्रेस की सवाल ये है विचारधारा सचिन भाई एक है, कि कांग्रेस देखिए की यहाँ पर विचारधारा बात ये एकजुट है कि होकर के यहाँ आगे गुटबाजी बढ़ती है। नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसका फायदा मिलेगा 2024 के इलेक्शन में, 5 सीट हम जीत जाएंगे। किस बेस पर आप कह रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी को आप हल्के में ले रहे हैं, यूकेडी को हल्के में ले रहे हैं, कांग्रेस को आप हल्के में ले रहे हैं? क्या ये लोग बहुत हल्की पार्टी हो गई? आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ें हुई हैं, जैसे पेपर लीक मामला हो, अंकिता हत्याकांड हो, या फिर आपका लाठीचार्ज मामला हो, वो उठेगा, इसमें पूरा उठेगा और इसका आपको कहीं ना कहीं इस पर असर देखने को मिलेगा? सचिन गुप्ता जी। देखिए मनीष जी, पहली बात तो आपने कही कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, अगर गुटबाजी नहीं होती तो केंद्रीय पर्यवेक्षक को आने की ज़रूरत ना पड़ती। उनके प्रभारी को हटाने के लिए इनके एक नेताओं की जो है ज़ुबानी जंग जो है जग जाहिर ना होती। दूसरा, मैं किसी भी पार्टी को कमज़ोर ना तो बता रहा हूँ ना मान रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा जो है हम लोगों ने विपक्ष में बिताया है और सत्ता संभालने का मौका हमें मिला है, जनता की सेवा करने का मौका मिला, तो हमें पता है कि विपक्ष की ताकत क्या होती है। लेकिन आज अगर मैं बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर लोकसभा के अंदर 5 लोकसभा सीटें हमारी आएगी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली के दम पे बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बेस पे बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बेस पे बोल ऐसा रहा हूँ। हाजमोला आप लोग रखे हैं कि उसको बीच बीच में फेंका करते हैं, उस हाजमोला देखिए को, मनीष ये जी, विपक्ष में, नहीं मनीष और जी, बिल्कुल वो नहीं। हाजमोला बेचारा विपक्ष से चबाता मैं रहता इसका है, प्रमाण देता हूँ ना, और आप लोग जो है साइड बाय साइड मैं निकल के इसका काम। प्रमाण देता हूँ। हाँ। और वो प्रमाण ये है कि आपने देखा होगा देश में कई चुनाव आपके माध्यम से होंगे, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका एक नाम है, आपके चैनल का भी जो अच्छा खासा नाम है, आपने देखा होंगे बहुत से राज्यों में चुनाव होते हैं, देश में चुनाव होते हैं, हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आती है, हर पार्टी अपने अपने जो है वादे लेके जो है जनता के बीच में आती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा, धामी जी ने पूरी जो है सरकार के अधिकारियों को बुला के जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में करे हुए वादे थे चुनाव से पहले, उसको सरकारी दस्तावेज बनाने का जो है संकल्प लिया है, और उसमें बाकायदा जो है सरकार आगे बढ़ेगी। जितनी सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं को जो है जो वादे किए गए थे उनको सबको पूरे किए नहीं, हम पूरे भी कर रहे हैं उन वादों को। अगर हमने 3 सिलेंडर महिलाओं को देने का वादा किया तो हम लेकर आए, हमने देने का काम किया। अगर हमने काउंसिल कोड लाने की बात करें तो हमने देने अच्छा, का काम सचिन करा, भाई आपको 10 सेकंड और दे रहे हैं, हमको ये बात बता दीजिए, 3 सिलेंडर आप देंगे, जिसको भी दे रहे हैं, किसको देंगे 3 सिलेंडर? देखिए बिल्कुल जो अंत्योदय है, जो गरीब, जब गरीब उन्हीं को देंगे ना 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। ठीक है, मेरी बात तो सुनिए, ठीक है 3 सिलेंडर देंगे। क्या 3 सिलेंडर में क्या पूरा उनका 12 महीना खिंच जाएगा? आज से पहले तो किसी ने एक भी नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आपने तो दिया, नहीं आपने दिया, सुनिए, नहीं उपलब्धि ऐसी किस काम की कि फिर वो आ जाए उसी पर लकड़ी चूल्हे पर आ जाए, तो फायदा क्या है? क्यों आएंगे लकड़ी चूल्हे पर? अगर आज तक गैस की सब्सिडी खत्म कर दी है सर, सब्सिडी नहीं मिलती है गैस की, तो उसमें कोई गलत काम थोड़ा है। नहीं, अच्छा काम हमको बताइए ना। एक चीज बताइए, हम गैस खरीदते हैं, सुनिए मेरी बात को, हम गैस खरीदते हैं, पहले सब्सिडी दी जाती थी, एक सब्सिडी का चूरन दे दिया गया, सब्सिडी मिलेगी आपके खाते में, डायरेक्ट पैसा आएगा। फिर कहा गया भैया कि ऐसा है, जो लोग हैं कैपेबल हैं वो सब्सिडी ना लें। बहुत लोगों ने कहा ठीक है हम कैपेबल हैं, हम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोग लेते थे। फिर उसके बाद उस सब्सिडी को ही खत्म कर दिया गया। अब आप बताइए सर, और फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा कहीं ना कहीं जाएगा ना, तो कहीं ना तो आप नहीं, तो आप कुछ नहीं कर रहे। योजना शुरू करी, उज्ज्वला योजना ना बताओ सर। भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। पैसा लेकर जो है जीजा जी साले और सबके खातों में नहीं गए वो पैसे। ठीक है, वो साले साहब क्या किए वो एक अलग बात है। अगर सब्सिडी खत्म की गई है तो नहीं सर, ये गलत बात है। आप नहीं, आप चूल्हा नहीं देखा, जिसने कभी ये नहीं देखा गैस का चूल्हा कैसे जलाया था, वो सब लोग महिलाओं को जो है वो गैस देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह सब्सिडी बंद करी है तो उस योजना का, उस पैसे का लाभ उठाकर उस गरीब जनता तक पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए केवल कांग्रेस। अभी आप लॉलीपॉप की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने फलाना लॉलीपॉप कांग्रेस को दिया, तो लॉलीपॉप देने का काम तो पिछले 60 सालों से कांग्रेस ने किया। देश को गरीबी हटाएंगे, मकान देंगे, रोजी रोटी कपड़ा मकान देंगे, और आज भारतीय जनता सचिन पार्टी वादों को पूरा ऐसा करने नहीं के है। आगे पहले समय में मकान दिए जाते थे मनीष जी, यही कारण है कि पहले समय में मकान दिए जाते थे। 2023 वही मैंने कहा ना, कांग्रेस एक भी चुनाव प्रदेश के अंदर नहीं जीत पाई है। पहले काशीराम करके कई योजनाएं चलती
होती थी उसमें मकान दिए जाते थे, पहले भी मकान दिए, ऐसा नहीं कितने है। मिले हैं? अगर काशीवाम सुनिए, योजना होती थी, वो मेरी बात सुनिए, काशीराम योजना मेरी बात होती थी, सुनिए ना, काशीराम योजना सुनिए प्रदेश मेरी तक बात, सीमित रहती मैं- थी, उसमें मैं- कितने नहीं, आवास वो हम मिले? बता रहे हैं आपको, आप एक छोटी सी निकालिए ना। योजना बता रहे हैं, यूपी हम की तो बात बता आंकड़ों रहे के हैं साथ आपको बात ठीक कर है, रहे हम हैं। बताएं आपको, पहले भी दी जाते थे, लेकिन पहले क्या होता था, तो हम तो पहले आंकड़े उतनी चीजें हम आंकड़े दिखती नहीं लेके आ रहे थी। हैं, हमने इतने ठीक है? आवाज दिए तो हम उसका आंकड़ा ठीक लेके आ है, रहे हैं, हमने इतना हैं? उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं, दिया उसका हम भाई लोग खाना चाहते आंकड़ा लेके आ रहे हैं, हैं। लोग खाना हमने- चाहते हैं, हमने लोग पैसा हमने कमाना चाहते लोगों को हैं, जो है ठीक है, बिजली पकौड़ा बेच मुफ्त के दे लोग दी, हमने नौकरी उसका नहीं काम किया, चाहते, हमने ठीक है। हमने करोड़ों शौचालय बना के नहीं, दिए, हम नहीं, उसका सर। आंकड़ा लेकर आ रहे हैं। हम कोई नहीं, ठीक खाली है। योजना शुरू करने बाद नहीं, और खुद हाँ। कांग्रेस के तो जो है वरिष्ठ और नेता नहीं, बोला करते, आपने खुद जितनी पूर्व योजना की प्रधानमंत्री बोला करते थे। आप जितनी योजना की आज बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, सबसे तो बड़ी- जितनी योजनाओं की बात मनीष कर रहे जी, हैं, आज आप सबसे उन सारी बड़ी योजनाओं पर ईमानदारी- चले जाइए, आज आप सबसे सारी बड़ी योजनाओं पर चले ईमानदारी- जाइए, मनीष जी, आपको घोटाले मिल सबसे जाएंगे, बड़ी ठीक है, जल्दी ईमानदारी- से। देखिए एक अमृत बात भाई, है, जल्दी से, जल्दी सबसे से, बड़ी 10 सेकंड में। ईमानदारी ये कि 1 रुपया ऊपर से आता 10 तो 1 सेकंड में रुपया सर, जल्दी खाते से, में पहुंचते, समय 1 कम रुपये है। के बदले 10 पैसे ठीक नहीं है, पहुंचते, ठीक है, जैसे कांग्रेस ठीक के है, खुद अमृत भाई, जल्दी सरकारी से। पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते ठीक थे। है, देखिए ठीक है, मनीष जल्दी से, हाँ। भाई अभी जो आपने इस चर्चा को गर्मा गर्म कर दिया अंत में, निश्चित तौर पर ऐसा भारतीय जनता पार्टी एक विमर्श समाज के बीच में पैदा कर रही है, वो ये दिखाती है कि योजनाएं 2014 के बाद बनी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 से पहले की योजनाएं हैं, और जो गैस सब्सिडी पर गैस दिए जाने की जो योजना है वो 2014 से पहले इस देश में मिली तो चल नहीं रही आज तक देश के किसी क्यों नहीं आदमी मिल को? रही है? आपको योजनाएं लगता है शुरू ऐसा? होंगी, आप लेकिन आज ऐसा तक फ्री आप के ऐसा गैस माहौल कनेक्शन बना हो। रहे हैं। हाँ, और लेकिन ये जरूर परसों याद है मुझे कि परमिट से अभी तक तो गैस सिलेंडर मिला करते थे, अभी ये तक जरूर तो मुझे याद है अपने बचपन में। प्रधानमंत्री जी मंच पर जाकर के चुनाव में बोलते हैं कि ये फ्री की मतलब जाकर बोलते हैं फ्री की रेवड़ी, जब दूसरे दल देते हैं तो उनके लिए वो फ्री की रेवड़ी हो जाती है। जो और पात्र है, जब खुद ही जो नहीं- पात्र है, जो व्यक्ति खरीद नहीं सकता उसको तो फ्री में देना ही चाहिए। इसलिए नहीं। तो हम आज मैं कैमरे में बोल रहे नहीं थे तो यार। आप सचिन भाई ऐसा थोड़ा ही है कि आपकी सरकार सिर्फ पात्रों का निर्धारण कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस तरीके के लोगों को चुना जा रहा है, क्या हम लोग नहीं जान रहे? हम तो पंचायतों में काम कर रहे हैं। किस तरीके के लोगों के को भवन मिल रहे हैं, गरीब आदमी तक मैंने वही कहा ना, तो जांच नहीं नहीं हो पहुंच रही रहा है। है। आप जांच जांच नहीं जांच हो नहीं, रही है। जांच अगर नहीं हो रही, आप ठीक देख है। करके अभी जांच अभी करने से आपकी बहुत सारे गलती घोटाले है, सामने आ लेकिन जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत सरकार तो धन्यवाद, ईमानदारी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।